कि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से ही उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई। इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी, जो है ऑयल की कंपनी, उससे ज़्यादा है। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्डलाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि कतर में 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को स्पाइंग के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कोशिश ये की जा रही है सजा को प्रॉपर कैंसिल करवा दिया जाए। साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? और अगर कुलभूषण यादव की बात की जाए, पाकिस्तान में बहुत अवेला रहा कि भाई हमने इंडिया के जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस चीज को हम क्लियर क्यों नहीं कर सके, सजा क्यों नहीं दिलवा सके? क्या ये भी इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है या नहीं? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, इस हवाले से वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। का नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलालुल्लाह चौधरी। जबरदस्त। आपका नाम सर? जहांगीर मीर। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस करते हैं। और आप क्या करते हैं? मेरा जी अपना भी बिजनेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर, और इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए, उनकी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है
और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अगर अब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किस तरह होना चाहिए और पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन, पहले तो हम ये बात करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल जी। पे डिप्लोमेसी, पहले तो ये बताइए मैं सर उसी- सिचुएशन क्या है। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारा अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से ही उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। इस तरह नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात हर जगह पे हो सकते हैं, मे बी मुझे उनसे इख्तलाफात हों, इन्हें उनसे इख्तलाफात हों, लेकिन एक सीनियर सिटीजन, सीनियर पॉलिटिशियन है और कई दफ़ा वो पाकिस्तान के एक सीनियर पोस्ट के ऊपर, मतलब यह बहुत जी, ज़्यादा जी। जिम्मे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ अगर ये बिहेव किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के बाहर हमारे क्या वैल्यू होगी, हमारी जो उनसे है। बिल्कुल, ये देखें ना, इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इन सारी खबरों को पिक करता है। देखें चाइना के अंदर और रशिया के अंदर और ईरान के अंदर जो उनका फॉरेन डिपार्टमेंट है, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि कोई भी उनके मुल्क के ख़िलाफ़ जो खबर हो वो उसको बाहर ना जाने दें, ठीक है, ताकि बाहर के जो लोग हैं उनके ऊपर उनके ममालिक का अच्छा इम्पैक्ट पड़े। पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए मीडिया के लिए भी, जिसके तहत कोई ऐसी चीज़ें बाहर हमारी खबरें ना जाएं। देखें और ऐसी दूसरा चीज़ें, अब आपने जो- सोशल मीडिया का दौर है, लेट्स सपोज आज हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उनकी एक बड़ी विन है, उसका जिक्र कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे जो इश्यूज हैं, आपको नहीं लगता कि ये इश्यूज नहीं होने चाहिए, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर वर्क करें कि ये इशू जो हैं ये बाहर ना जाएं या छुपाए जाएं। जी, बिल्कुल, वर्क हमें करना चाहिए कि इशू होने नहीं जी चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आपने 2 सवाल किए हैं। देखिए मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ आपके पहले, कि जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है, उसमें हमें एक बहुत ज़्यादा काबिल आदमी की ज़रूरत है, जिसको हमें, जो हमारी आगे जितने भी पाकिस्तान के कम से कम लगभग 205 मुल्कों के साथ पाकिस्तान के जो हैं वो सफारती ताल्लुकात हैं। हमारे वहाँ पे 205 एम्बेसडर बैठे हुए हैं। अगर हम उन एम्बेसडर्स के ज़रिए वो अच्छा उनको तरबियत करें, उनकी अच्छी तरबियत करें, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, फ़ॉरेन मिनिस्टर बाकायदा उनकी हर महीने, 2 महीने या 6 महीने बाद उनको टास्क दिए जाएँ कि आप अपने मुल्क की जो सौगात है, जैसे हमारा आम है, चावल है, फ्रूट्स हैं, उनकी आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपने उनको बाहर की मार्केट्स में कितना मुतारफ़ कराया। फिर जो हमारे वहाँ पे मिलिट्री अताशी बैठे हुए हैं एम्बेसीज़ के अंदर, वो हमारे मुल्क में आप देखें कि बहुत ज़्यादा असले के ऊपर काम हो रहा है। हम अल खालिद टैंक खुद बना रहे हैं, हम वाह कैंट के अंदर असला बहुत जदीद किस्म का बना रहे हैं। हमारे जो वहाँ पे मिलिट्री अताशी बैठे हुए हैं, हम JF-17 थंडर तैयारा बना रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे चाइना की हेल्प के साथ, जी, कोलैबोरेशन के साथ लेकिन बना रहे हैं। असम्बल यहाँ पे हो रहा है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को उन्होंने शिफ्ट कर दी है। तो जो वहाँ पे फॉरेन एम्बेसीज में हमारे जो मिलिट्री अताशी बैठे हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का काम है उनसे उनको टास्क दे हर 6 महीने साल का कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर इंट्रोड्यूस कराएं और वहाँ से ऑर्डर लेके आएँ, ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान में जो आपने बात की कि आवाम की, तो हमें अब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए, जो आपके दूसरे सवाल का जवाब है, वो ये है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करना है, ताकि ये खबरें बने ही ना। स्किल डेवलपमेंट के स्किल ऊपर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स। अब आप देखेंगे जो पाकिस्तान पे अल्लाह पाक ने जो एहसान किया कि हमारे यंगस्टर डॉक्टर्स बन रहे हैं, लड़कियां डॉक्टर्स बन रही हैं, वो यहाँ पे शादियाँ करते हैं और बाहर के मुल्कों में जाके कमा रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स कितने ज़्यादा हैं, यूरोप में है, सऊदी अरब में है, मिडल ईस्ट में। वो वहाँ से फ़ॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी में
अच्छा खासा एक अच्छा इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ता आ है। रहा ठीक है, एक सवाल ये भी बनता है यहाँ पे कि डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या जो भी क्रीम है पाकिस्तान की, वो क्यों ब्रेन ड्रेन की तरफ क्यों जा रही है, नहीं, क्यों यहाँ से बाहर जा रही है? देखिए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं, या देख- यहाँ पे मतलब ये है कि वो उस तरीके से वर्क नहीं कर नहीं। पाते, या उन्हें उतना उसका बैकअप उसका नहीं मिलता? देखिए, मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा इसका आंसर करता हूँ कि आप अपने आप को पहले अपने इंडिया के साथ कंपेयर किया था, मैं कहता हूँ अब भी इंडिया के साथ कंपेयर करें। इंडिया के अंदर भी वो आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे हैं, और अमेरिका जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बाकी मुल्कों में जा रहे हैं। इस तरह ही पाकिस्तान में भी ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उसमें इस वजह ये है कि हमारा एक मुल्क छोटा मुल्क है। अगर हम यहाँ पे इंजीनियर्स बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाएंगे, तो वो बाहर के मुल्कों में जाएंगे, हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारी इकॉनमी मजबूत होगी। इस तरह हमारी टेक्सटाइल जो है, उसमें टेक्सटाइल में हमारे लोग आएंगे, तो हमारी टेक्सटाइल देखें, टेक्सटाइल हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से इजिप्ट में गई है हमारी टेक्सटाइल, उसके बाद बांग्लादेश गई है, और वियतनाम जाना शुरू हो गई है हमारी सियालकोट की इंडस्ट्री। ठीक है, उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फ़ौरन स्टेप्स ले और इन चीज़ों को रोका जाए। ये इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मुल्क में मज़ीद ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि बाहर के मुल्क में जाए। इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। अब इनसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन ये करूंगा कि इस्लामिक कंट्रीज, जो कि हमें एक बताया जाता है कि इस्लामी यूनिटी और ये चीज़ है, इनसे ये भी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले सर की तरफ आते हैं कि भाई हमारे इस्लामिक कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो कि कहा जाता है कि भाई हाँ ये बड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो ये बताएं, हमारी जो डिप्लोमेटिक वे में हम जिस तरीके से चल रहे हैं, उसे अगर कंपेयर किया जाए दूसरे कंट्रीज के साथ, तो क्या फ़र्क नज़र आता है? फॉरेन पॉलिसी, हमारा विजन मतलब क्या है इस टाइम पाकिस्तान? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का विजन जो है वो इस वक्त नाकाम है। इसलिए कि अगर आपने एक कामयाबियाँ देखनी हो ना दुनिया के अंदर, तो आप देख लें कि पाकिस्तान जो है अपने हर हवाले से वो उसका ग्राफ नीचे है। तो कामयाबी तो किसी भी शोबे में नहीं है। डेमोक्रेसी ले लें, वहाँ पे हम हमारे अदलिया का निज़ाम ले लें, फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, इंटरनेशनल जो विजिटर जो सैर करने के लिए आते हैं वो इंडस्ट्री ख़त्म है। ये जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कम हो गई है। ये एक ट्रेड कंट्री बन गया है, जिस वजह से जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हम इन चीज़ों का हल जो है वो हमें मिल ही नहीं रहा। हर आदमी, हर जमात, हर लीडर जो है वो झूठी तसल्लियाँ देता है, प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। मंशूर सब बड़े अच्छे बयान करते हैं, अमल पे ज़ीरो हैं, और हमें तो मौजूदा क़यादत से कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें बेहतर होंगी? ये जो मौजूदा मटीरियल है हमारी क़यादत में, वहाँ इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो कोई अपना ख़ास बंदा भेजे, जैसे कायद आज़म आए थे, इसी तरह कोई अच्छा बंदा आ जाए जो मुल्क को इस दलदल से निकाल दे। भवन में कश्ती फंसी हुई है, दुआ है अल्लाह वो निकाल दे। इन लीडरों से कोई तवक्को नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट से, ना सियासतदानों से। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल इमेज क्या है? अभी जो खबर जो हमने जिससे स्टार्ट किया था कि भाई कतर में 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स को सजाए मौत दी गई, स्पाइंग के जो इल्ज़ाम था उनके ऊपर, वो कैंसिल कर दी गई। इंडिया की ये बहुत, सर ने कहा बहुत बड़ी विन है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन कैसे ऐसे पॉसिबल है कि इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ ना सिर्फ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, बल्कि उसके साथ मिल के चलना चाहते हैं? पाकिस्तान की बात करें, हमारे साथ यहाँ पे कभी खबर आ रही होती है कि भाई सऊदीया में सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी है, कभी खबर ये आ रही होती है कि भाई कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जिन्हें बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहाँ पे जा नहीं सकता सऊदीया में। क्या इसके ऊपर कहना है? देखिए जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं, और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही, जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये हम शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं, 1947 से भीख मांग। नहीं जी, ये कायद आज़म के विजन को इन्होंने अपनाया ही नहीं है। कायद आज़म की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने मुल्क को आइन के हवाले से जो आपने हदायत दी, जो उनका किरदार था,
उस पर किसी भी लीडर ने फॉलो नहीं किया, ना मार्शल्ला वालों ने तो ना सियासतदानों ने। आज ये चीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मेरा जो सवाल था आपने बोला बड़ा ज़बरदस्त है कि ये क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ हमारा जो इस टाइम रिलेशन है और नेबर कंट्री इंडिया का जो रिलेशन है, फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ आज के दौर में, अगर लेट्स सपोज मैं सऊदीया की बात करता हूँ, उसे ये डिसीजन लेना पड़े कि या तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं या इंडिया के साथ, किसके साथ वो रिलेशन बेहतर करें? देखें जी, बात ये है कि ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बात ये देखने वाली है कि क्या पाकिस्तान ने और क्या इंडिया ने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया। इंडियन आवाम जो है वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भी कोई गवर्नमेंट आती है, चाहे मोदी की हो, हार्ड लाइनर्स की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस रहते हैं, अपने कंट्री के साथ, अपने कंट्री के साथ मुखलिस रहते हैं, और उसमें वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब देखें, बात सिंपल सी है। पाकिस्तान के अंदर जैसे सर ने बात की कि हम जो है ना, यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं, और अरब ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें भीख मांगने वाला समझते हैं, क्योंकि हम उनसे 1 अरब डॉलर लेने, 2 अरब डॉलर लेने हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारा प्रेसिडेंट उनके पास जाता है, तो उस आदमी की कोई इज़्ज़त नहीं होती जो भीख के आगे हाथ करके मांगता है। कोई भाई भी हो, कोई बहन भी हो, बार बार अगर वो आपके दरवाजे पे आएँ तो एक दिन आपको भी वो अच्छे नहीं लगेंगे, कि आप कहेंगे यार अपने पैरों पे खुद खड़े होने की कोशिश करो। इसी तरह इस्लामिक ममालिक भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने हम पे ये बड़ा फजल किया। देखें, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमहुल्लाह का एक कौल मुबारक है, फरमाते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। शायद ये, मैं शायद नहीं कहता, मैं कहता हूँ डेफिनेट ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमहुल्लाह का विजन है, जिसके तहत अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। हमें मैं ये एक छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ कि हमें ऐसी डेटरेंस अल्लाह ताला ने स्ट्रेटेजिकली दे दी है कि इंडिया हम पे हमला नहीं कर सकता। हम इतने मजबूत हो गए, हमारी आर्मी इतनी मजबूत हो गई है, एक एटम बम हमारे पास आने की वजह से। अगर हम एटम बम बना सकते हैं, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ, अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो क्या ऐसी वजह है कि हम जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके उनसे हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, जितने भी। आपने मुस्लिम ममालिक की बात की थी ना, हम ये बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि हम मुस्लिम ममालिक को इस बात के ऊपर कायल कर लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की, यहाँ पे एक इस्लामिक जितने भी OIC का इजलास हुआ, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की, आसफ जरदारी साहब ने, बेनज़ीर भुट्टो, सब ने अपनी अपनी जगह कोशिश की, ठीक है। उसके बाद इमरान खान ने भी कोशिश की। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, करने वाला काम ये है कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसको ऊपर वर्क कर रहे हैं। उसमें मैं ये आखिरी बात करके बात ख़त्म करूँगा। नहीं, मेरे एक सवाल भी होगा। जी 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 ज़रूर। देखें, हम सिर्फ कुछ और ना करें, गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं कहता हूँ हर सिटी के अंदर, पहले चलें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करे, स्किल प्रोग्राम बेस्ड प्रोग्राम शुरू करे, जिसमें जो आपके प्लम्बर हैं उनका 6 माह का कोर्स हो, प्लम्बर का 6 माह का कोर्स हो, और प्लम्बर को 6 माह के बाद बाकायदा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा डिप्लोमा दिया जाए। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन का हो, इसी तरह और कोर्सेज हो। उसका फ़ायदा क्या होगा? उन कोर्सेज के तहत जो आपकी बाहर एम्बेसीज हैं, उनके तहत आप जो यहाँ पे आपके पास 25 करोड़ के पास करीब आबादी है, आप उनको लेबर को यहाँ से एक्सपोर्ट करें, स्किल्ड लेबर को, वो वहाँ से आपको फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे, और फिर वहाँ पे उनको इजीली जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास डिप्लोमा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होगा। दूसरे नंबर पे उन्हें वहाँ पे जाके भीख नहीं मांगना पड़ेगा, बड़ी बात ये मांगनी पड़ेगी। अच्छा सर, 3 आपकी बातों में से 3 सवाल मेरे निकले। एक आपने बोला एटॉमिक पावर बन के, ठीक है, मुझे ये बताइएगा एटॉमिक पावर बनने से हमें उसके बाद हमारी क्या इकॉनमी ग्रो हुई, ऊपर गई या नीचे गई? दूसरे नंबर पे आपने बोला पाकिस्तान नूर है, इसे जवाल नहीं, मतलब ये कभी टूट नहीं सकता, लेकिन क्या 1971 में ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हुए? एक दूसरा सवाल ये। तीसरा ये आपने बोला हम एटॉमिक पावर बन गए, उसके बाद इंडिया हमारे पे हमला नहीं कर सकता। क्या आज के दौर में मैं अगर बात करूं, मतलब लॉजिकल बात, क्या इंडिया को जरूरत भी है हमारे पे हमला करने की, या हम खुद ही एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, ठीक है, या हम कर सकते हैं किसी पे हमला? देखिए, मैं 3 सवालों के जवाब, मैं 3 सवालों के आपके जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमहुल्लाह, और आप CSS के टॉपर भी थे। आपने CSS किया और CSS को उस ज़माने में टॉप किया, और इंग्लिश के बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे, ठीक है, और फिर इंग्लिश पढ़ाते भी थे।
उनका एक विजन था, उसके तहत उन्होंने ये बात फरमाई कि पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। इसको आप इस बात से अगर आप रिलेट करेंगे बांग्लादेश कैसे अलहदा हो गया, और ये नहीं था होना चाहिए जो आपका सवाल का भी हिस्सा सवाल था। टाइप ही ये है। सवाल, हाँ। लेकिन उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, पाकिस्तान आज भी कायम है और ये हमेशा रहेगा। बांग्लादेश से अलहदा होने की वजह ये थी कि घर का जब चौकीदार जो है, घर का चौकीदार जो है वो चोर के साथ मिल जाए तो उसमें तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो 1970 में, 1971 में और जो उसके बाद के वाक़यात, मुफ्ती बामी का बनना, और बांग्लादेश के जो हमारे लोग थे, बंगाली हमारे भाई हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। हम भी, हम हमने उन्हें राइट दिए या नहीं, ये बात हाँ, सारी वो फिर वहाँ पे आ जाती है बात, हमने राइट नहीं दिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कसूर था। और फिर वो सियासी, एटॉमिक पावर, हाँ ठीक है, एटॉमिक पावर ये आगे से सियासी बात हो जाएगी तो वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एटॉमिक पावर का आपने बोला, पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान नूर है, नूर को जवाल नहीं, उन्होंने सच फरमाया था और ये कायम रहेगा इंशाल्लाह। एटॉमिक पावर की अगर बात करें, इंडिया नहीं हमला करता। हाँ, मुझे इंडिया बताएं कि उन्हें जरूरत है नहीं, आज के दौर में उन्हें कोई हमला नहीं, अब आने वाले वक्त में इकोनॉमिक वॉर्स होनी है। अब जो कन्वेंशनल वॉर्स हैं उनका वक्त गुजर गया। देखें, चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए, मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को $900 बिलियन पे ले गया। इस साल वो $900 बिलियन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो $650 बिलियन के प्लस जा रहे हैं। उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं सिर्फ, वो सऊदी अरब का जो अरामको है कंपनी, जो है ऑयल की कंपनी, उससे ज़्यादा है। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। हमें इस बात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब नेमतों से नवाजा है। सिर्फ सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि हमें कोई मुखलिस लीडर, जिस तरह सर ने पहले बात की कि मुखलिस लीडर अगर मिल जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये ट्रायंगल बनेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जब तीनों एक पेज पे आ जाएंगे, ये जब एक चीफ जस्टिस ट्रायंगल बना लें, चीफ जस्टिस को भी ऐड कर लें, ये जब एक ट्रायंगल बनेगा तब आपका मुल्क तरक्की करेगा। उसके लिए एक नेक नियत लोगों की जरूरत है। आगे बढ़ाऊंगा, ये सिर्फ 3 लोग नहीं, जब तक प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसे मतलब ये, इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ मुझे इन्हें हर पाकिस्तानी को भी इस एंगल के अंदर आने की जरूरत है, इस एंगल के थ्रू सोचने की जरूरत है, ट्रायंगल के अंदर आने की जरूरत है कि भाई हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। हमारे यहाँ पे एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भाई जो कर रही है गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पाकिस्तान का इमेज खराब है गवर्नमेंट की वजह से खराब है। भाई पब्लिक की भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। जब हम अपने राइट्स को समझेंगे नहीं, जब हम गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, शायद यही सिचुएशन रहेगी। अच्छा ठीक है सर, ये जो ट्रायंगल बनेगा, बनता तो पहले भी है, लेकिन इसे लीड करने का बड़ा इशू आ जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लीड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब लीड करेंगे, या फिर चीफ जस्टिस कौन? पार्लियामेंट यानी प्राइम मिनिस्टर। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, जिन मुल्कों में भी हुई है, वहाँ पे जमहूरियत मजबूत हुई है, डेमोक्रेसी पे हुई। डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट का नाम है, इसमें किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो एक वक्ती जॉब का नाम है ना, असल में तो पार्लियामेंट पावर होती है ना, अवाम जो है उसकी नुमाइंदा वज़ीर आज़म है ना जी। तो पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार होना चाहिए, और अदलिया अपने दायरे में रहे, पार्लियामेंट सुपर है, और जो हमारी आर्मी है वो भी पार्लियामेंट के अंडर है। बस अपने अपने जो है वो जो गेम ऑफ रूल है उसके मुताबिक काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर मैं यही कह दूं कि उनकी पार्लियामेंट अगर इंडिया से आज जो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर नहीं, मैं तो समझता हूँ सीखने की बात है। आज हमारा कंपैरिजन बनता नहीं है। उनकी पार्लियामेंट कैसे बेहतर है, कैसे वर्क कर रही है, ज़्यादा उनके पावरफुल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। देखें, इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है, और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है, डीप स्टेट कहा जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हल ये है कि जो आइन के अंदर जिसका जो भी दायरा कार है
उसके अंदर रह के अपना अपना काम करें और मुल्क जो है तरक्की करेगा। बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए, इस मिलिट्री और सिविल बैलेंस होना चाहिए, इस चीज़ से मैं 100% एग्री करता हूँ। बहुत अच्छा लगा इनसे भी बात करके और ऐसे लोग शायद बहुत कम मिलते हैं जो लॉजिकल बात करते हैं, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं और हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, सीखने के लिए बात करते हैं। हमारे बहुत से कैदी फॉरेन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, गल्फ कंट्रीज़ में भी हैं, मिडल ईस्ट में, दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं। हम जैसे उन्होंने अपनी सजाए मौत को कैंसिल करवाया, बहुत बड़ी विन है। क्या हम भी ऐसा कुछ करें कि भाई हमारे कैदी कम से कम उनकी सजाएं ही कम हो जाए? जी बिल्कुल, पहली बात इतनी बड़ी अचीवमेंट की, इतना बड़ा इल्जाम था, उसको उन्होंने कवर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी बड़ी सही है। वो मैंने पहले बात अर्ज की ना आपसे कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर जब होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रॉपर सिंसियर, जो मुल्क की आवाम के साथ सिंसियर होंगे, वो अपनी आवाम का अपने वहाँ पे फॉरेन में कैदियों की सज़ाओं को कम करनेंगे और उनसे अपने एम्बेसडर्स के ज़रिए उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनकी वजारत ख़ारजा को मिल के ये सब कुछ किया जा सकता है। एक प्रॉपर बना के, एक कमेटी बना के ये सारा काम किया जा सकता है। वैसे नहीं किया जा सकता, उसके लिए लर्नड बंदों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोग ऊपर आएँ, सियासतदान ऊपर आएँ। शख्सियत परस्ती से हमें बाहर निकलना होगा और मुल्क के मफादात को पहले रखना होगा शख्सियत परस्ती से। इसकी बड़ी एग्जांपल तो हमें ये भी मिलती है कि कुलभूषण यादव की अगर बात करें, पाकिस्तान में शोर मचाया गया, जी पकड़ लिया, जासूस पकड़ लिया, प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज तक हम सजा तो दिलवा नहीं सके। इसका मतलब है ये भी इंडिया की विन है। जी बिल्कुल, देखें बात सुने कि इंडिया भिखारियों का कोई वाली वारस नहीं होता। इंडिया अपने पैरों पे खड़ी हुई एक बहुत मजबूत इकोनॉमी और स्टेट है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में महल्ले वकूँ में भी और इकोनॉमिकली भी बहुत छोटा है। हमें अपने आप को, ये जो स्टेटस एक सिंबल हम पे लग चुका हुआ है भिखारियों वाला, इसको हटाना होगा। हमें अपने रिजर्व्स जो अब $13 बिलियन के करीब रह गए हैं, हमें इससे बहुत ऊपर जाना है। जिस दिन हम $100 बिलियन के मार्क को क्रॉस करके, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सुना जाएगा, देखा जाएगा और आपकी जो भाई हैं, जो 57 आपके जो 57 मुस्लिम ब्रदर्स हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, वो आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ और मैं लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मीडिया से या पाकिस्तान के जितने भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज से अगर कोई लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को कम से कम लेक्चर के लिए या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऐसे लोगों को बैठना चाहिए। पाकिस्तान के जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, ना कि ये पाकिस्तान के मीडिया में जो हमारे चलता है, वो चोर है, ये चोर है, यहाँ पे चोरी हो गई, वहाँ पे चोरी होगी। नहीं, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है, हमें करंट अफेयर्स के हवाले से अपनी यूथ को बताने की जरूरत है। जैसे कि इन्हें नॉलेज है, वैसे ही पाकिस्तान के हर यूथ को, हर पाकिस्तानी को नॉलेज होगा तो हमें समझ होगी कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमें कैसे बेहतर करना है पाकिस्तान को। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।